चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखो, इस चैप्टर में हमने समझा था ना कि हमारी कंट्री में जब हमें आज़ादी मिली तो 1950 से लेकर 1990 तक का टाइमिंग वो बहुत ही हार्ड टाइमिंग था हमारे लिए। बहुत मुश्किलें थी क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरी जिम्मेदारी ली थी कि सब कामकाज हम खुद संभालेंगे, हमारी कंट्री की प्रोग्रेस हम लोग खुद करेंगे। भाई, लोगों को कुछ भी जो है वो जवाबदारी नहीं देनी है, पूरी जवाबदारी सरकार ने खुद उठाई थी। लेकिन सरकार वो जवाबदारी निभा पाई नहीं, पूरा काम नहीं कर पाई। जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी हमारी कंट्री की उतनी नहीं हो पाई, और इसकी वजह से ही 1991 में कुछ चेंजेस करनी पड़े, ये रिफॉर्म्स करने पड़े, कि जिसको नाम दिया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कि जिन रिफॉर्म्स में हमने समझा था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ठीक है ना। आज उसके आगे का एक पॉइंट देखें तो वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब देखो बात यही है कि जब हमें आज़ादी मिली तब उस वक्त हमारे देश की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, बराबर ना। जितनी होनी चाहिए उतनी अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पर। और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, जो सर्विस की ज़रूरत होती है, जो ज़रूरी गुड्स होते हैं, तो वो सब गुड्स, वो सब सर्विसेज वो हमारी कंट्री में प्रॉपर अवेलेबल नहीं थे। अब चलो, देश को आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री शुरू करनी है। अब बड़ी इंडस्ट्री शुरू करनी है तो उसके लिए बड़ी मशीनें चाहिए, जो मशीनें इंडिया में बनती नहीं थी। तो वो मशीनें कहाँ से मंगवानी पड़े? बाहर से मंगवानी पड़ती थी ना। तो अगर बाहर से वो मशीनें मंगवानी पड़ती थी तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था। सही बात कि नहीं? आप खुद ही सोचो ना कि अगर बाहर से कोई चीज़ मंगवानी है तो उसके लिए क्या चाहिए फिर? फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि फॉरेन करेंसी। अगर हमें अमेरिका से कोई चीज़ मंगवानी है तो डॉलर चाहिए हमें, बराबर ना। दूसरे देशों से अगर कोई चीज़ मंगवानी है तो उसके अकॉर्डिंग करेंसी चाहिए हमें, सही बात ना। और वो करेंसी भी हमारे पास नहीं थी, तो हम बाहर से चीज़ें मंगवाए कैसे फिर? ठीक है, तो इतनी ज़्यादा करेंसी भी तो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी ना, फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। और फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आ सकता है? अगर हम लोग यहाँ इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट करें, बाहर के देशों में बेचें अगर, तो वहाँ से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल सकता है। फिर उस करेंसी से हम लोग फिर बाहर से कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे पूरी साइकिल चल सकती है ना, कि हम लोग बाहर से पहले कुछ यहाँ से कुछ बाहर के देशों में बेचें, फिर वहाँ पर जो है क्या कह सकते हैं कि वो लोग पैसे देंगे, मतलब वो फॉरेन एक्सचेंज देंगे, और वो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू फिर हम लोग बाहर से कुछ खरीदें, जो ज़रूरी टेक्नोलॉजी, गुड्स, सर्विसेज चाहिए वो सब। तो ये प्रोसेस भी इतनी अच्छी तरह से हमारे इंडिया में नहीं हो पाई, क्योंकि इंडिया में इतनी अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं थे कि जो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर सकें हम लोग, बराबर ना। इतने अच्छे इंडिया में गुड्स तैयार ही नहीं होते थे कि भाई बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर सकें। और इंपोर्ट करना भी ज़रूरी था, बाहर से टेक्नोलॉजी भी लाना ज़रूरी थी, और वो टेक्नोलॉजी के लिए इतने ज़्यादा जो है वो पैसे थे नहीं हमारे पास, बराबर। तो इसकी वजह से क्या किया जाए फिर आगे? तो इसका सॉल्यूशन भी 1991 में किया गया। 1990 तक यही चल रहा था, कहते ना कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी थी हमारे इंडिया में, न जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर होता था, कुछ भी नहीं था। लेकिन 1991 में जब रिफॉर्म्स किए गए ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो उसमें एक ये भी रिफॉर्म्स आया कि 1991 में इंडिया की गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में अलाउ किया गया। क्या अलाउ किया गया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया। तो अब समझे फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब ये कि अब जो है वो बाहर के देश के लोगों को अलाउ किया गया कि वो लोग आकर इंडिया में अपना ही बिजनेस शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे आकर इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। इंडिया ने है ना पहले ये रास्ते बंद कर दिए थे, इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? तो उसका हिस्टोरिकल रीज़न था वो कि आज से सालों पहले जो है वो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे बिज़नेस के नाम पर। सही बात ना, ध्यान से सुनना ये बात, कि आज से सालों पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पर बिज़नेस के नाम पर ही आए थे कि चलो हम लोग जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब यहाँ पर अपना बिज़नेस शुरू करेंगे इंडिया में, और इंडिया के लोग जो है वो हमें सपोर्ट करेंगे, राजा महाराजा हमें सपोर्ट करेंगे। और उस वक्त राजा महाराजा ने सबने परमिशन दी थी। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, ठीक है, तो वो आए थे बिज़नेस के नाम पर, लेकिन यहाँ पर 300 साल राज करके चले गए।
तो अब उस आज़ादी के बाद सरकार के मन में एक तरह का डर था कि अब अगर फिर से हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे ना, कि अगर बाहर के लोग आकर अगर फिर से यहाँ पर बिज़नेस शुरू करेंगे तो हो सकता है हम लोग फिर से गुलाम बन जाएं, मतलब फिर से हमारे देश की कंडीशन वैसी ही हो जाए। तो इसलिए सरकार ने कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था कि बाहर के लोगों को अब यहाँ पर बिज़नेस करना अलाउड नहीं है, कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के ही लोग अपना बिज़नेस करेंगे। वो कहते हैं ना, जैसे जो आज के टाइम में चल रहा है आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, सरकार उस वक्त ये कह रही थी। लेकिन उस वक्त सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, आत्मनिर्भर बनना वो पॉसिबल नहीं था ना, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज वगैरह नहीं थी। सरकार ने 40 साल ट्राई किया, आज़ादी के बाद 1950 से 1990 तक 40 साल ट्राई की आत्मनिर्भर बनने के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए, कि दूसरे देश से कुछ भी नहीं मंगाएंगे, मतलब दूसरे देश वालों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने देंगे नहीं। लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया उसका। फाइनली सरकार को रिफॉर्म करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, और 1991 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया। मतलब फिर से अब वो अलाउ किया गया कि हर फील्ड में, ऑलमोस्ट हर फील्ड में अब बाहर के देश के लोग भी यहाँ आकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बराबर। और उसकी वजह से देखो, आज आप अपने आसपास देखो ना, तो हर फील्ड में, ऑलमोस्ट हर चीज़ में जो है वो फॉरेन के थिंग्स आते हैं। कपड़े हैं तो सब फॉरेन ब्रांड्स के कपड़े आते हैं। मोबाइल ख़रीदो तो मोबाइल में इंडिया का ब्रांड नहीं है, सब बाहर के ब्रांड्स हैं, बराबर ना। अब इवन जो सिम कार्ड खरीदते हो, जो टेलीफोनिक जो भी कंपनियां चलती हैं, तो वो सब भी फॉरेन कंपनियां हैं ना, बराबर ना। तो इसे कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि अब बाहर के देश के लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो 1991 में ये चेंजेस हुआ था ना, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया था, बराबर। और ये जो अलाउ किया गया, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप्स के थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप के थे। एक आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और दूसरा आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बराबर ना। दो टाइप के इन्वेस्टमेंट समझना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? इसका मतलब ये कहलाता है कि जो बाहर के देश के लोग हैं, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, ठीक है ना, बाहर के देशों की जो कंपनी है, वो यहाँ पर आकर अपनी कंपनी नहीं शुरू करती, अपना जो है वो यहाँ पर मशीनरीज़, फैक्ट्रीज़ ये सब लाकर और यहाँ पर अपनी कंपनियाँ नहीं शुरू करती, लेकिन ऑलरेडी इंडिया में जो कंपनी चल रही है ना, उस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करती है, उस कंपनी को अपने पैसे देती है, बराबर। हम लोग जैसे अभी करते हैं ना, कि अगर कोई कंपनी में, समझो इंडिया की कंपनी में जो है वो आपको कोई रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो आपको ध्यान है ना, आप रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। तो कंपनी के शेयर खरीदना मतलब क्या? कि उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, यही होता है ना। कंपनी के शेयर खरीदना मतलब कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप रिलायंस कंपनी के 1 लाख के शेयर खरीदते हो, तो इसका मतलब आपने उस कंपनी में 1 लाख इन्वेस्ट किया। तो कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा, कुछ परसेंटेज आपको भी मिलेंगे फिर, बराबर ना। अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा फिर आपको भी मिलेगा ना। सही बात है ना ये, ठीक है ना। इसे कहते हैं एक तरह का इन्वेस्टमेंट। तो जैसे हम यहीं पर ही अपनी कंट्री में जैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, अपनी ही कंपनी में, रिलायंस कंपनी में, तो वैसे बाहर के देश के लोग आकर भी, बाहर की कंपनियां भी अगर सपोज़ यहाँ आकर रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, तो इसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब बाहर की कंपनियों ने यहाँ पर आकर जो है वो अपनी नई कंपनी शुरू नहीं की, लेकिन जो ऑलरेडी कंपनी चल रही थी ना, सपोज़ रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, पार्ले कंपनी, जो भी ये कंपनियां चल रही हैं, उसमें आकर ही अपने पैसे लगाते हो, अपने पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो इसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो मतलब बाहर की कंपनियां यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू नहीं करती, जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहे हैं उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करती हैं, बराबर ना। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है ना, एक तरह का रिस्की इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कैसा कहलाता है? रिस्की इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन कंपनियां जो है वो यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इस इन्वेस्टमेंट में कोई भी तरह की गारंटी होती नहीं है। मतलब जैसे समझो कि आप लोगों ने ही रिलायंस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, बराबर ना। 1 लाख रुपए आपने कंपनी में इन्वेस्ट किए,
अब 1 साल बाद जो है वो आपको पैसों की ज़रूर पड़ गई, तो आप क्या करोगे? उस कंपनी से 1 लाख रुपए वापस मांग लोगे ना, है ना? भाई मेरे खुद के पैसे हैं, मैं क्यों उसे छोड़ूं? मैं तो 1 लाख उससे वापस मांग लूँगा कि अब मुझे ज़रूर है। कर सकते हैं कि नहीं ऐसा? बराबर। तो उस वक्त कंपनी मना करेगी कि नहीं भाई आपने तो दे के छोड़ दिए थे, हम आपको 1 लाख वापस नहीं देंगे। नहीं, कंपनी मुझे चुपचाप 1 लाख वापस कर देगी। तो ऐसा ही होता है कि समझो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में बाहर की कंपनियां अगर सपोज़ हमारी इंडिया की कंपनी में करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन वो रिस्की होते हैं कि अगर उन कंपनियों का मूड हो गया तो वो फिर से करोड़ों रुपए वापस ले भी जाएगी। ठीक है ना, उसे कोई मना थोड़ी करेगा। मतलब कोई अमेरिका की कंपनी ने इंडिया की रिलायंस कंपनी में करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किए। अब रिलायंस कंपनी ने उस करोड़ों रुपए के दम पर अपना काम शुरू कर दिया कि चलो भाई बाहर के देश के करोड़ों रुपए मिले हैं तो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। लेकिन 6 महीने बाद ही अगर उस अमेरिका की कंपनी का मूड बदल गया और वो करोड़ों रुपए वापस ले जाती है, तो फिर तो यहाँ की कंपनी को नुकसान हो गया ना, बराबर ना? और वो वापस ले जाएगी तो कोई उसे मना भी नहीं कर सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वो एक तरह का रिस्की इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो इसलिए उसका दूसरा टाइप आता है, वो आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट नहीं, दूसरा कौन सा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो बाहर की कंपनियां हैं ना, वो यहाँ पर कोई दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करती, लेकिन अपनी ही कंपनी की दूसरी ब्रांच यहाँ पर शुरू करती है। बराबर। जैसे सोनी कंपनी, सपोज सोनी कंपनी है तो सोनी कंपनी बाहर के देशों में चलती है, बराबर ना? मेनली ये बाहर की ब्रांड है, लेकिन वो कंपनी ने इंडिया में आकर भी अपनी जो है वो कंपनी शुरू कर दी। अब इंडिया में भी सोनी कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं, बराबर ना? इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बराबर। जैसे ये वोडाफोन कंपनी है ना, या VI, अब एयरटेल कंपनी, ये सब बाहर की कंपनियां हैं। तो ये कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे आकर किसी और कंपनी को नहीं, ऐसा नहीं कि उन्होंने आकर जो है वो जियो कंपनी को अपने पैसे दिए हो, इन्वेस्ट किए हो। नहीं भाई आप ही खाली जो है वो अपना सिम कार्ड चलाओ या अपना नेटवर्क चलाओ, नहीं ना। वो एयरटेल कंपनी ने यहाँ पे आकर अपने नेटवर्क शुरू कर दिए, बराबर। अपनी कंपनी शुरू कर दी, अपनी सेल शुरू कर दी। इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। खाने पीने की चीज़ों में जैसे मैकडोनल्ड, KFC, बराबर, ये सब जो आप देखते हो ये सब फॉरेन कंपनियाँ ही है ना। उन कंपनी ने यहाँ पे आकर कोई बर्गर की कंपनी को या कोई होटल को आकर पैसे नहीं दिए कि आप अपना बर्गर शुरू करो, बराबर। इसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन उन्होंने खुद ही जो है वो यहाँ पर अपनी ब्रांचेस शुरू कर दी। आज मैकडोनल्ड देखो तो हर सिटी में जो है वो उसकी 10-10 ब्रांचें चलती है, हर सिटी में, पूरी इंडिया में। सोचो, इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना, कि वो डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं। और इससे हमारी कंट्री को काफ़ी हद तक फ़ायदा भी होता है, थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये है कि वो कंपनियां जब यहाँ पर अपना बिज़नेस शुरू करती है तो हमारी कंपनी में, हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में नई मेथड आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई चीज़ें आती है यहाँ पर। अब बर्गर जैसी चीज़ें कभी इंडिया के लोगों ने माइंड में भी सोचा था कि इंडिया में कभी जो है वो बर्गर खुद बनेगा, कि इंडिया के लोग बर्गर खाएंगे? ऐसा कभी इंडिया के लोगों ने सोचा था? नहीं ना, कभी भी नहीं सोचा था उन्होंने। ये तो समझो कि भाई वो मैकडोनल्ड या KFC जैसी जो कंपनियां हैं, उन्होंने सोचा कि हम जो बर्गर बना रहे हैं ना वो इंडिया में जाकर भी बेचेंगे। उन्होंने यहाँ पर आकर बर्गर बेचा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसे कहते हैं। यहाँ पर आकर बर्गर बनाना शुरू कर दिया और यहाँ के लोगों को इतना पसंद आ गया कि अब उसके बिना लोगों को चलता ही नहीं है, बराबर ना? कि नहीं भाई अब फास्ट फूड में खाना है तो बर्गर ही खाना है, ऐसा हो गया ना। ये बर्गर, पिज़्ज़ा जैसी चीज़ें हैं वो इंडियन चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। और इंडिया के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम लोग खुद जो है वो ऐसा बर्गर और पिज़्ज़ा बनाएंगे। सोचा था उन्होंने कभी? कभी भी नहीं, बराबर ना। ये तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पॉसिबल हुआ ना, बराबर। जैसे मोबाइल कंपनियाँ आज के टाइम में जो स्मार्टफोन है, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना होता तो ऐसे स्मार्टफोन जो हम सब लोग यूज़ कर रहे हैं, आप जिसमें से ये वीडियो देख रहे हो, ये चीज़ें कभी आती ही नहीं अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना होता तो, बराबर ना। अगर इंडिया के लोग यही कहते कि नहीं भाई हम तो अपना ही मोबाइल बनाएंगे, तो उस वक्त इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इतने स्मार्टफोन बना सके। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ही पॉसिबल हुआ है।
कि बाहर के देश के लोगों ने वहाँ पर जो मोबाइल्स बनते थे वो मोबाइल्स अब यहाँ पर भी आकर बिकने लगे, बराबर। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी आती है, नई मेथड आती है, नई चीज़ें आती हैं यहाँ पर, बराबर, जिससे कंट्री का डेवलपमेंट थोड़ा जल्दी होता है, बराबर ना। इवन जो बाहर की कंपनियाँ यहाँ पर आकर काम करती है तो उसमें से इंडिया की गवर्नमेंट को भी टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है। अब जो भी कंपनियां यहाँ पर काम कर रही है, ऑलमोस्ट बाहर की कंपनियां हैं अब इंडिया में, तो वो जो भी कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं, जैसे कि खाने पीने की चीज़ों में भी जो बताया मैंने, बर्गर, ये मैकडोनल्ड, KFC, बराबर ना, पिज़्ज़ा हट, ये सब बाहर की कंपनियां हैं जो यहाँ काम कर रही है। कपड़ों में भी अलग अलग कंपनियां चलती हैं, खाने पीने में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में भी सब बाहर की कंपनियां हैं, पेप्सी या कोका कोला या ये सब बाहर की कंपनीज़ हैं। तो ये कंपनीज जब यहाँ पर काम करती है ना तो वो इंडिया की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स देती है, तो जिससे इंडिया के क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट की इनकम भी अच्छी खासी बढ़ जाती है उनके टैक्स की वजह से। तो ये सब बेनिफिट हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। इनके अलावा वो यहाँ पर नई मशीन्स, नई मटेरियल्स लेके आती है, वेल्थ लेके आती है, नई टेक्नोलॉजी लेके आती है। इंडिया में नया कल्चर शुरू होता है उनकी वजह से, बराबर ना। ऐसा कल्चर, ये पिज़्ज़ा बर्गर का कल्चर वो इंडिया में कभी था नहीं ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ही हुआ ना। बाहर के देश के लोग यहाँ पर आकर अपने कपड़े बेचते हैं तो इंडिया के लोग भी तो वो कपड़े खरीद कर पहनने शुरू किए ना, बराबर ना। नया कल्चर यहाँ पे शुरू हुआ, हम लोग वेस्टर्न कल्चर उसे कहते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर। ये सब किसकी वजह से? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। अगर वो लोग ना होते, अगर ये इन्वेस्टमेंट ना होता तो हमारे देश के लोग आज भी धोती कुर्ते पहनते, बराबर ना, या तो सिंपल कपड़े पहनते, क्योंकि वो इंडियन कल्चर है हमारा। ये तो फॉरेन कल्चर आ गया, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से ही ऐसा कल्चर आया, तो सब चीज़ें चेंज हो गई ना, बराबर ना। तो ये सब फ़ायदे होते हैं, लेकिन इनसे थोड़े से नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि जो बाहर के देश के लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसकी वजह से हमारी कंट्री की जो भी कंपनियाँ हैं वो कंपनियाँ दब जाती हैं। आज इंडिया में अगर देखो तो मोबाइल कंपनीज़ अगर देखो तो मोबाइल में इंडिया की कंपनी कोई भी नहीं है। जो भी कंपनियां चल रही हैं वो सब बाहर की चल रही हैं। इंडिया में रिलायंस और BSNL, MTNL, टाटा, इनको छोड़कर और कोई नहीं है, बराबर ना। बाकी जो भी आप देखते हो, सैमसंग है, आईफोन है, ओप्पो, वीवो, या जो भी आप लोग ये देखते हो, ये सब फॉरेन मोबाइल्स ही है ना। तो मतलब ये खाली मोबाइल का एग्जाम्पल कि मोबाइल्स में ही समझो कि बाहर के देश की कंपनियों का इतना जो है वो क्या कहते हैं, बोलचाल हो चुकी है कि अब हमारी कंट्री के जो मोबाइल्स बनते हैं उनकी वैल्यू ही नहीं। हमारे देश में हमारे ही मोबाइल्स की वैल्यू नहीं रहती। और ऐसे खाली मोबाइल में नहीं, ऐसा हर चीज़ों में। कपड़ों में भी देखो तो बाहर की कंपनियों के ब्रांड्स बड़े बड़े मॉल्स और उनमें से लोग खरीद लेते हैं। हमारी इंडिया के ही जो लोकल ब्रांड्स के कपड़े हैं वो लोग अब खरीदना छोड़ रहे हैं, बराबर ना। तो हमारे देश को ये नुकसान होता है ना, सही बात है नहीं। गाड़ियाँ भी अगर चाहिए तो बाहर के देशों की गाड़ियाँ चाहिए, इंडिया की खुद की बनाई हुई गाड़ियाँ लोग खरीदते ही नहीं हैं। तो ये भी एक जो है वो नुकसान रहता है, बराबर ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से नुकसान यही है कि सिर्फ बाहर के देशों को फ़ायदा हो रहा है, हमारे देश में खुद को ही नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से पता है ना कि इसी साल से जो है वो ये मूवमेंट जो शुरू हुई, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिया तैयार करो, बराबर ना। तो आत्मनिर्भर यही कि भाई जो भी अब हम लोग दूसरे देश की चीज़ों के ऊपर जो डिपेंड हो चुके हैं ना उसे छोड़ो, अब इंडिया की खुद की चीज़ों को जो है वो चलाओ। क्योंकि उससे अगर हम लोग इंडिया की खुद की चीज़ें खरीदेंगे ना तो इंडिया का डेवलपमेंट और डबल वे में होगा, बराबर। हम जो बाहर के देशों की चीज़ें खरीद रहे हैं ना तो उसमें से समझो 10% इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, 90% बाहर के देशों को फ़ायदा हो रहा है। ये सीधी सी बात समझना। आपने अगर एक जो है वो वीवो, ओप्पो का मोबाइल ख़रीदा है तो इसका मतलब ये समझो कि उसका 10% समझो इंडिया की गवर्नमेंट को जाएगा, जो इंडिया के लोगों को फ़ायदा होगा। बाकी 90% वो बाहर के देशों में इसकी अमाउंट जाएगी। तो सोचो, हम इंडिया में रहकर भी बाहर के देशों के लोगों का फ़ायदा करते हैं, बराबर ना, और अपने ही देश के लोगों का नुकसान करते हैं, बराबर। अगर हम लोग इंडिया का ही कोई मोबाइल ख़रीदें तो वो 100% इंडिया में आएगा, बराबर। बाहर तो कुछ भी नहीं जाएगा, उसके 100% अमाउंट इंडिया में ही यूज़ होगी, इंडिया के लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये
जो आज के टाइम में मूवमेंट चल रही है ना आत्मनिर्भर भारत, तो वो इसीलिए ही ना। पर वह हर चीज़ में, भले वो खाने पीने की चीज़ हो, कपड़ों की चीज़ हो, आप जो चीज़ें खरीदते हो उसके लिए, किसी में भी खुद इंडिया की चीज़ें खरीदो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कि नहीं। और उसके बाद का पॉइंट है कि इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या है कि इसका मतलब कि हमारे यहाँ पर जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, बाहर के कंट्री के जो भी कंपनियाँ यहाँ पे आकर काम करती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, तो उसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ कहते हैं। कि जिनमें गवर्नमेंट ने, ध्यान से सुनना, कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ पॉलिसीज़ बना के रखी है, कि जिनमें सबसे पहला ये है कि गवर्नमेंट हमेशा ये ट्राई करती है, ये कंट्रोल रखती है कि जितनी चीज़ों की ज़रूर हो ना हमारे देश में, उतनी ही चीज़ जो है वो बाहर से मंगवाई जाए, इंपोर्ट की जाए। बाकी जो चीज़ अगर इंडिया में खुद बन रही है तो वो चीज़ खुद बनाई जाए, बराबर ना। सबसे पहले गवर्नमेंट यही ट्राई करती है, आज भी यही ट्राई करती है। जो आत्मनिर्भर भारत के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो उसमें यही कहते हैं कि जितना हो सके उतना जो है वो खुद ट्राई करो, फिर जो ज़रूर पड़े तो बाहर के देशों से मंगवाया जाता है, बराबर ना। ये ध्यान दिया जाता है कि बाहर के देशों से अगर कोई बड़ी मशीन मंगवानी है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो पूरी की पूरी मशीन ना मंगवाएं, उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स बाहर के देशों से मंगवाए जाएँ, और बाकी वो मशीन यहाँ असेंबल किया जाए, या तो आधी मशीन यहाँ तैयार की जाए और आधी मशीन के स्पेयर पार्ट्स वो बाहर से मंगवाए जाए, बराबर ना। ये ध्यान रखते हैं। गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती है कि हमारे यहाँ पर इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, मतलब यहाँ के देशों से सामान बाहर के देशों में ज़्यादा जाए, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो उससे फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज हमें ज़्यादा मिलेगा, बराबर ना। ये ध्यान होता है ना इसमें। और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, फॉरेन करेंसी हमें ज़्यादा मिलेगी, तो उसकी वजह से इंपोर्ट से जो हमारा खर्चा होता है वो खर्चा हम लोग पे कर पाएंगे ना। बाहर के देशों से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ज़रूरी चीज़ें मंगवा पाएंगे फिर हम लोग, ठीक है। इसके अलावा ये ध्यान दिया जाता है कि फॉरेन कंपनीज़ के कंपैरिजन में फिर इंडियन कंपनीज़ बंद ना हो जाए। एक्चुअली ये चीज़ हमारे यहाँ पर हो चुकी है ऑलमोस्ट। फॉरेन कंट्रीज़ की वजह से इंडियन कंपनीज़ जो है वो काफ़ी हद तक बंद हो जाती हैं, बराबर ना। लेकिन गवर्नमेंट ट्राई करती है कि इंडियन कंपनीज़ बंद ना हो, कि जितनी फॉरेन कंपनीज चल रही है, जितना उनको फ़ायदा हो रहा है उतना ही फ़ायदा इंडियन कंपनीज़ को भी होना चाहिए यहाँ पर, बराबर ना। इनके अलावा ये ट्राई करते हैं कि यहाँ पर जो है वो डोमेस्टिक ट्रेड बढ़े, मतलब कि इंडियन ट्रेड इंक्रीज़ हो, कि यहाँ पर जो इंडिया की चीज़ें हैं वो चीज़ें लोग ज़्यादा खरीदें, बाहर के देशों की नहीं। ज़रूर हो तो बाहर के देशों की चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन जितना हो सके इंडिया के खुद के देशों की ही चीज़ें, मतलब खुद की चीज़ें वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदनी चाहिए। गवर्नमेंट इस चीज़ पर ट्राई देती है, बराबर ना। तो इन चीज़ों पे गवर्नमेंट जो है वो जोर देती है कि भाई बाहर के देशों की भले यहाँ पर ज़रूर है, उसके हिसाब से बाहर के देशों की कंपनियाँ, लोग यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन उससे इंडिया की इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, इंडिया की चीज़ें पीछे नहीं जानी चाहिए, ये खास ध्यान रखा जाता है, बराबर ना। तो देखो आज जैसे हमने ये पॉइंट्स देखे ना इनमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, अब जो दूसरे पॉइंट्स हैं या आगे के चैप्टर्स होंगे वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।